गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कूलाम का नियम अपन पढ़ चुके हैं। उसके न्यूमेरिकल की मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा। आप शीट में से न्यूमेरिकल कीजिए। जो नहीं आते हैं मुझे बताइए, उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऐसे में करवाने लगूंगा शीट सोल्व तो 2-3 वीडियो बन जाएंगे। पहले आप सोल्व कीजिए, जो नहीं आते मुझे बताइए, उसकी एक वीडियो अलग से जारी कर दी जाएगी। क्लियर? तो कूलाम के नियम के बाद अब बेसिक टॉपिक्स का नंबर आता है ना। मूल टॉपिक स्टार्ट हुए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अब, है ना। पहला टॉपिक उसी क्रम में अपन ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। सिंपल सा है। इनिशियली किसी टॉपिक में कठिनता नहीं होती, धीरे धीरे वो टॉपिक कठिन होने लगता है। इसलिए कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो हमें प्रारंभ से ही यानी स्टार्टिंग से अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय वो कठिन नहीं होता है और फिर धीरे धीरे उसकी डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। तो अब साहब इसको ध्यान से सुनिए। मैं आपको पहले कुछ और तरीके से बात को समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, चुंबक है। इस चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र का पता आपको किससे लगता है? लोहे की वस्तु से। मान लीजिए लोहे की आलपिन है, इस चुंबक से अट्रैक्ट नहीं हो रही, अभी इस चुंबक के प्रभाव में नहीं है, तो स्वाभाविक है चुंबक की परास वहां तक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं आलपिन को पास लाता हूं, एक स्थान ऐसा आएगा कि आलपिन तुरंत किसके चिपक जाएगी? मैग्नेट के चिपक जाएगी। मान लीजिए यहां आते ही आलपिन किसकी तरफ भागने लग जाती है? ऑटोमेटिक मैग्नेट की तरफ। तो फिर इस क्षेत्र को जो मैग्नेट के चारों ओर है, जो आलपिन को आकर्षित कर लेता है यानी लोहे को आकर्षित कर लेता है, उसको कौन सा क्षेत्र कहोगे आप? मैग्नेटिक फील्ड कहोगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहोगे। यहां से एक बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि नाम चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र, पिंड है, द्रव्यमान है तो गुरुत्वीय क्षेत्र, और आवेश है तो स्वाभाविक है विद्युत क्षेत्र। नामकरण तो किसके कारण हुआ है? दूसरी बात आप ये समझ जाइए कि क्षेत्र की बात किसके लिए की जाती है? स्थिर के लिए। ये चुंबक स्थिर है, इसके क्षेत्र की बात बताइए मैंने, या किसके क्षेत्र को या किसके फील्ड को डिफाइन किया है? वैसे भी आप ध्यान रखिए, आप क्या पढ़ रहे हैं? स्थिर विद्युत की। तो मैं स्थिर विद्युत की में किसकी बात करूंगा? स्थिर आवेश की बात करूंगा, है ना। यहां क्या अपन आलपिन की बात कर रहे हैं? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का तो आपने किसके लिए कहा? चुंबक के लिए। आलपिन क्या थी? आलपिन ये जरिया थी जो आपको बता सकती थी क्या चुंबक की परास कहां तक है। बाकी तो आलपिन का कहीं से कहीं तक कोई रोल है ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि पहले से यहां पर से अपने को कुछ बातें समझ लेनी चाहिए कि आलपिन एक जरिया है जो आपको ये बताता है कि इस मैग्नेट का क्षेत्र कहां तक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं स्थिर चुंबक के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, गतिमान चुंबक की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। हम भी स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश की ही बात करेंगे, ये क्षेत्र भी स्थिर आवेश का ही होगा। तीसरी बात, हम क्षेत्र बल के आधार पर बोलते हैं। इस आलपिन ने बल अनुभव किया, इसलिए हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर आलपिन ने बल अनुभव नहीं किया तो हमने नहीं कहा चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? तो बल कोई बल महसूस करे, बल अनुभव करे तो हम क्षेत्र बोलते हैं, है ना। और अंतिम बात यह है कि क्षेत्र बताने के लिए, परास बताने के लिए इसके अलावा किसी दूसरे का होना आवश्यक है। यानी ये चुंबक स्वयं अपने क्षेत्र की घोषणा नहीं कर सकता, इसकी घोषणा कोई और करता है, कोई और करता है। तो इसके क्षेत्र की घोषणा किसने की? एक लोहे की छोटी सी आलपिन ने। क्या ये क्षेत्र आलपिन का है? नहीं। ये क्षेत्र तो किसका है? स्थिर चुंबक का, है। तो अब आप सिंपल ही कह सकते हो चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या ये भी कह सकते हो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई लोहे की वस्तु
बल का अनुभव करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आपके पास अब कहने के मार्जिन बहुत सारे हैं। चलो वापस अपने टॉपिक पर आ जाओ। अपना टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र है तो मैं अब बात किसकी करूंगा? क्लियरली किसकी? स्थिर आवेश या स्थिर आवेशित निकाय की। कौन से सिस्टम की? स्थिर आवेश। बिल्कुल क्लियर है। तो स्थिर विद्युत्की में मेरे को सारी बातें ही स्थिर आवेश की करनी है। पहली बात के लिए यही अपना स्रोत भी है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? स्रोत आवेश। क्लियर? स्वाभाविक है, जैसे मैग्नेट का प्रभाव चारों तरफ रहता है, ऐसे आवेश का प्रभाव भी चारों तरफ रहता है। आवेश भी दूर से ही बल आरोपित करता है, किसी को पास लाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्लस और माइनस से दूरी पर होते ही क्या करते हैं? एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। प्लस प्लस से तो दूरी पर होने के बावजूद एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। अब इस आवेश का क्षेत्र कहां तक है, इसका पता लगाने के लिए जैसे आपने यहां पर क्या चुना था? एक डमी चुना था। डमी किसको चुना था आपने? आल्पिन को। ऐसे ही यहां भी एक डमी चुना जाएगा। ये डमी क्या है? Q0। Q0 को, क्योंकि वह विद्युत क्षेत्र की जानकारी देगा, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज, या हिंदी में क्या बोलेंगे इससे? परीक्षण आवेश। अब बोलो, मैं क्षेत्र किसका बोल रहा हूं? इसका, स्थिर आवेश या स्थिर आवेशित निकाय का। क्लियर? यही अपना सोर्स है। किसके द्वारा ये बता पाऊंगा मैं? जिसके द्वारा बताऊंगा उसको मैंने क्या डिसाइड कर लिया? Q0। मैंने Q0 का ठेका नहीं लिया है, आप Q ले लो ना, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। तो आप कभी अपने दिमाग में एक चीज को स्थिर ना किया करें कि नहीं मैंने Q0 ले लिया तो Q0 ही लेना था। अरे Q0 जस्ट टेस्टर है। यहां आल्पिन भी क्या था? टेस्टर ही था ना। तो अपने को एक चीज क्या दिमाग में बिठा नहीं लेनी चाहिए कि सब क्यों, वो तो Q0 तो मैंने इसलिए डिसाइड कर लिया कि मेरे को बार बार टेस्टर की जरूरत पड़ेगी, टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने एक आपको अलग से डिसाइड करके दिखा दिया। अब अगर मैं से गलती से Q भी लिख दूं तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्षेत्र तो किसका बोला जा रहा है? इसका। किसके द्वारा बोला जाएगा? उसके द्वारा। क्या मैं उसका क्षेत्र बोलूंगा? कभी नहीं, नेवर, पॉसिबल ही नहीं। मैं उसके क्षेत्र की बात करने नहीं बैठा हूं, मैं क्या पढ़ाने बैठा हूं? स्थिर विद्युत की। तो बातें किसकी करूंगा? केवल स्थिर आवेश की बात करूंगा। क्लियर है ना? तो साहब अब यहां से डेफिनेशन निकालें। स्थिर आवेश या आवेश के चारों ओर का, या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर इस Q0 ने इसके कारण कोई बल का अनुभव नहीं किया, तो इसका मतलब इस आवेश का क्षेत्र वहां तक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पास लाता हूं, इस जगह पर आते ही इसने बल का अनुभव किया। अगर ये पॉजिटिव है तो इसने प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया, ये नेगेटिव है तो इसने आकर्षण बल का अनुभव किया। भाई ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर ये प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करता है, तो यहां आने पर करता है ना, इसका मतलब कैपिटल Q0 की रेंज कहां तक है? वहां तक। तो इसको क्या कहेंगे? इसका क्षेत्र कहेंगे, उसका नहीं। उसके द्वारा तो आपको पता बताया जा रहा है ना? तो सब स्थिर आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत छोटे से में अगर मैं कहूं
तो आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जैसे चुंबक द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है ना। बस लास्ट एक लाइन, विद्युत क्षेत्र आवेश का मौलिक गुण है, मूलभूत गुण है। आवेश सब कुछ छोड़ सकता है, विद्युत क्षेत्र क्रिएट करना, जनरेट करना नहीं छोड़ सकता। चलिए, ये तो होगी सब विद्युत क्षेत्र की बात। अब इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, धीरे धीरे डेप्थ में जा रहे हैं अपन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इसको E से डिनोट करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था धीरे धीरे डेप्थ में जाया जाएगा, वैसे उत्तर है। अब सब विद्युत क्षेत्र तो आपने देख लिया। अब इसकी तीव्रता, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब प्रभाव, सीधा सीधा। ये जैसे मैंने ये विद्युत क्षेत्र में कुछ बिंदु ले लिए, ए बी सी डी, ये कुछ बिंदु लेके दिखा दिए मैंने। मैं Q0 को अलग अलग जगह पर देखूं, Q0 को आप अलग अलग जगह पर देखें। अब अपन तो किसके कारण विद्युत क्षेत्र बता रहे हैं? कैपिटल Q की बात करें, Q0 की तो अपन बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल क्लियर रहो आप, Q0 को दिमाग से निकाल है ना। अपन तो इसकी बात, अब इसकी परास A पर देखें, B पर देखें, C पर देखें, D, ये भी बिंदु आवेश और वो भी बिंदु आवेश। तो परास किससे देखें? ध्यान से ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों आवेश, एक कैपिटल Q और एक Q0 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R। ठीक है सब। अब कैपिटल Q का प्रभाव बोलो। A कैपिटल Q से दूर है, यानी A बिंदु पर तीव्रता कम होगी, बल का प्रभाव कम होगा। B बिंदु कैपिटल Q के नजदीक आ रहा है, C और नजदीक है, D और नजदीक है। तो जैसे जैसे आप परीक्षण आवेश को कैपिटल Q यानी स्रोत आवेश के नजदीक लाते हैं, दूरी घटती, परास, प्रभाव, बल, तीव्रता बढ़ती है। तो पहली बात तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र में इस आवेश की परास हर बिंदु पर एक जैसी, या इस आवेश का प्रभाव हर बिंदु पर एक जैसा नहीं है। बिल्कुल क्लियर। अब दूसरी बात है ना, ये तो हमने इस आध से कह दिया। अब दूसरी बात हम कह रहे हैं कि प्रभाव हम किसका जानना चाह रहे हैं, या तीव्रता किसकी कर रहे हैं? कैपिटल Q की, डेफिनेटली कैपिटल Q की ना। लेकिन ये F आपको किस किस का प्रभाव बताएगा? दोनों का। क्या आप इसकी तीव्रता की भी बात कर रहे हैं? नहीं, ये गतिमान है। मैं केवल किसकी बात करूंगा? स्थिर की। तो मैं किसकी तीव्रता की बात कर रहा हूं? कैपिटल Q की। मेरे को Q0 से कोई मतलब है क्या? नहीं, कभी नहीं, है ना। तो सर इसमें जो तीव्रता आ रही है या बल का प्रभाव आ रहा है, तो कैपिटल Q का तो खैर ठीक है, हम जानना ही चाहते थे, इसका भी आ रहा है। तो फिर ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, ये किसका प्रभाव बता रहा है? क्या कैपिटल Q का बता रहा है? नहीं, ये तो Q0 का भी बता रहा है। अब क्या करें? Q0 को हटाएं। क्या Q0 को आप जीरो कर सकते हैं? देखो, यदि Q0 को आप जीरो कर देंगे तो प्रभाव भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो सब विद्युत क्षेत्र के लिए लाना तो आवेश ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। अगर आवेश नहीं लाए तो क्षेत्र का पता नहीं पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्या करें साहब?
जिससे Q0 उठ जाए। देखो साहब, टेक्निक लगाओ, इफ Q0 बराबर +1, क्लियर? टेक्निक लगाया, दिमाग लगा। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। अब बोलो, ये किसकी तीव्रता है, किसका प्रभाव है? केवल कैपिटल Q का है या Q0 का भी है? ये प्रभाव केवल कैपिटल Q का है। इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को किसकी तीव्रता कहते हैं? स्रोत आवेश की तीव्रता कहते हैं। सीधी सीधी बात। तो सब जो डेफिनेशन आपने 11th में गुरुत्वीय क्षेत्र में पढ़ी थी, गुरुत्वीय क्षेत्र में पढ़ा था आपने, E बराबर F/m। आपने कहा था इकाई द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये वैसी की वैसी नकल निकली, हमने अच्छी तरह सर्च करके देख लिया। तो जो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन है वो नई है। अगर हम 11th का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ें तो वहां भी हमने यही कहा था, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना? तो ये 11th में हमने ग्रेविटेशन जो पढ़ा था चैप्टर, उसमें भी ये लाइंस पढ़ी थी, यहाँ भी वही कहो नहीं। तो कुल मिला के अब आपको डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन सिंपल क्या होगी? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, अब आपके लिए क्या बोलना मैं आपको बता दूंगा, मेरे को पहले पूरा बोलने दे। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इतनी गहराई तो मैं बोल सकता हूं, आप बच्चों के लिए नहीं है। आपके लिए सिंपल क्या है? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक बार आप बोलिए, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बस आप तो मुझे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल बता दीजिए, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल बता दीजिए, उसी को मैं क्या कहूंगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, बोलने के तरीके पूरे समझिए, बारीकियां हैं छोटी छोटी, है ना? तो सब स्रोत आवेश कैपिटल Q, उसको ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, के क्षेत्र में किसी बिंदु पर ABCD कोई सब किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत बल कैपिटल F है, क्योंकि बिंदु कहां पर है? विद्युत क्षेत्र में। तो Q0 मैंने कहां रख दिया? विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर बल लगेगा। तो मैंने बता दिया, स्रोत आवेश कैपिटल Q द्वारा उत्पन्न, स्मॉल Q0 नहीं, कैपिटल Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत बल F है। तो एकांक धनावेश पर बल, एकांक धनावेश पर बल क्या हुआ था? F/Q0। इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर सर? यही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर एक छोटी सी प्रिकॉशंस रखिए, कहीं वो आगे जाके बड़ी मिस्टेक ना बन जाए। क्या प्रिकॉशन रखे साहब? Q0 खुद भी आवेश है, तो इसका खुद का भी क्षेत्र होता ही होगा ना। जब कैपिटल Q का होता है तो Q0 का भी होता होगा। तो आप ये ध्यान रखें, यहां Q0 अति अल्प होना चाहिए, लीस्ट माइन्यूट होना चाहिए।
अदरवाइज Q0 जो बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो मूल विद्युत क्षेत्र है, यानी जो कैपिटल Q ने उत्पन्न किया है, उसको प्रभावित कर देगा। कौन? Q0। तो Q0 का मान यहां पर अति अल्प होना चाहिए, वरना मूल विद्युत क्षेत्र जो कैपिटल Q पैदा कर रहा है वो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए डेफिनेशन की सटीक रूप क्या हुआ? E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। ये सब उस ऊपर वाली परिभाषा से ज्यादा बेटर और शानदार डेफिनेशन है नीचे वाली। इसमें अब आपने ये भी जाहिर कर दिया कि मैं Q0 की बात नहीं करना चाहता, मैं स्थिर आवेश या स्थिर आवेशित निकाय की ही बात करना चाहता हूं, यानी कैपिटल Q की। तो ये भी डेफिनेशन है। एकांक धनावेश पर विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोनों एक को रिफ्लेक्ट करता है, इसमें कंडीशन भी लगा दी है ना। आप अगर इससे डेफिनेशन देखेंगे, देखो, इफ Q0 बराबर +1 देन Q0 तो +1, तो लिमिट हटा दो तो क्या हो गया? देन E इज इक्वल टू F। अभी सब डेफिनेशन, यानी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये तो हुई, ये तो बेसिक फॉर्मूला हुआ, इसको बोलने अपन बेसिक फॉर्मूला है ना। ये आप यहां से डेफिनेशन दिख रही है आपको, ये डेफिनेशन क्रिएट होगी है ना, जो दिखती है कंडीशन। अब इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने को जो ये चैप्टर्स पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, इसमें विस्तार किसको दे, एक्सटेंशन किसको देगा? इसी टॉपिक को एक्सटेंशन दिया जाएगा। ये टॉपिक बहुत लंबा चलेगा, समझ गया। तो अभी तो स्टार्टिंग है, इस स्टार्टिंग में तो भी सिखा रहे हैं आपको, पर ये कैसे लंबा चलेगा वगैरह वगैरह सब आपको बताया जाए, है ना। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि ये लंबी चलने वाली चीजें, इसमें छोटी छोटी बारीकी, तो मैं वो छोटी छोटी बारीकी इंपॉर्टेंट में डाल देता हूँ। पहली बात है ना, पहली बात है कि आपको फॉर्मूले में कैपिटल Q द्वारा उत्पन्न क्षेत्र Q0 पर निर्भर करता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में कैपिटल Q द्वारा उत्पन्न क्षेत्र Q0 से प्रभावित नहीं है, क्योंकि F is proportional to Q0, then F upon Q0 बराबर कांस्टेंट। यह अनुपात अलग अलग जगह पर अलग अलग है, लेकिन है तो कांस्टेंट। तो वास्तव में फॉर्मूले में आपको Q0 दिखता है, पर विद्युत क्षेत्र वास्तव में Q0 पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। दूसरी बात, एक एक बात को ध्यान से समझ जाए, है ना। दूसरी बात है, ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, डी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। तो यहां पर यह बात ध्यान रखें कि जिस भौतिक राशि को आप पढ़ रहे हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पढ़ रहे हो, ये पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है बिंदु फलन राशि है, जिसका मान अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होता है। बिल्कुल क्लियर है ना सर। तीसरी बात वास्तव में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना, इसका विशेष ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र संरक्षी यानी कंजर्वेटिव है ना, ये इसका विशेष ध्यान देना, ये मेरे को बहुत आवश्यक पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र है, कंजर्वेटिव रीजन है या कंजर्वेटिव फील्ड है, जिसमें आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता।
अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। या बहुत शॉर्ट में अगर अपन बच्चे को समझाने वाली बात कहें तो ये संरक्षित क्षेत्र है, इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। बस आप जो मेरे को चाहिए, जिससे मेरे को आपको कनेक्ट करना है, मैंने सीधी सीधी वो बात बोल दी कि ये क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है, इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती। और एक चीज जो अपन परिभाषा बतौर बोलते हैं कि संरक्षित क्षेत्र में आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक। इसको मैं आगे भी विस्तार में बोलूंगा, मैंने अभी बोल दिया इशारों में। नंबर 4, चौथी बात है। चौथी बात यह है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। तो स्वाभाविक रूप से 12th के बच्चे के लिए एक तो फिजिक्स, और फिजिक्स में भी सदिश राशि, तो वो वैसी घायल हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ेगा, क्योंकि सदिश का ज्ञान भी आपको इतना पर्याप्त नहीं हो पाता है 11th में जितना 12वीं में या 12th में चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसके आने वाले टॉपिक हो सकता है आपको थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल कठिन पड़े। न्यूमेरिकल, क्योंकि ये कौन सी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो भी होगी उसके न्यूमेरिकल थोड़े से अनयूजुअल यानी कठिन से लगेंगे। आप पहले से सतर्क रहें, है ना। तो विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र, सदिश राशि है जिसकी दिशा, अब ये बात को बहुत कान खोल के सुना, जिसकी दिशा प्रेक्षण बिंदु, अब प्रेक्षण बिंदु ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी। ध्यान से सुनना, जिसकी दिशा प्रेक्षण बिंदु, जैसे मान लो प्रेक्षण बिंदु ए है, ए पर स्थित Q0 या +1 पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। इसको बहुत ध्यान से, ये देखो जैसे बिंदु P है। अब आपने कहा यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जाननी है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जानने के लिए या तो Q0 रखो या +1 रखो। जिस आवेश के आगे कोई चिन्ह नहीं है वो भी प्लस ही माना जाएगा, तो Q0 भी क्या है। तो आपको बिंदु P पर क्या जानना था? विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से, विद्युत क्षेत्र की दिशा जानने के लिए प्रेक्षण बिंदु पर Q0 रखें या +1 रखें। अब इस पर लगने वाले बल की दिशा, जैसे मान लो ये धन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? प्रति, ये बल की दिशा है ना। यही किसकी दिशा कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। मान लीजिए ये पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव होता, तो Q0 हो चाहे +1 हो, ये क्या होगा? फोर्स इधर लगेगा, जिधर फोर्स वही किसकी दिशा होगी? विद्युत क्षेत्र की। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जानने के लिए उस बिंदु पर Q0 या +1 का इस्तेमाल करते हैं। इस पर लगने वाले बल की दिशा ही किसकी दिशा होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो फिलहाल मैंने कैपिटल Q को क्या दिखा रखा है? नेगेटिव दिखा रखा है। तो बल की दिशा जिधर है उधर ही क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। बिल्कुल क्लियर है ना। तो जहां भी दिशा जाननी हुआ या तो क्या रखना? Q0 या क्या रखना? +1। इसी से काम चलेगा और किसी से काम नहीं चलेगा। न्यूमेरिकल में भी दिक्कत रहेगी, तो जहां भी आपको दिशा जाननी हो खट से आप +1 रख देना या Q0 रख देना, है ना। मैं एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको ढंग से, उससे भी समझा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस दिशा की बात समझाए। फिलहाल क्लियर है ना, कि जिस जगह जानना हो वहां पे Q0 रखना या +1 रखना। बल की दिशा देख लेना, जो बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। क्लियर। अगली बात है ना, 5th में यूनिट पे आ जाओ। तो यूनिट तो आप इससे निकाल ही लोगे, E बराबर F/Q, है ना। तो F का मात्रक तो न्यूटन और Q कूलम। तो सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर है।
दोनों मात्रक एक ही, देख लो आप, क्योंकि वोल्ट प्रति मीटर, अब वोल्ट किससे कहते हैं? वोल्ट कहते हैं साहब जूल बटा या जूल प्रति कूलाम को, मीटर तो जो मीटर की जगह, अब ये कूलाम तो आ गया नीचे, मीटर है इससे, जूल, जूल का मतलब कार्य, कार्य मतलब बल इंटू विस्थापन, बल न्यूटन, विस्थापन मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम दोनों एक ही चीज है। तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम बोले या वोल्ट प्रति मीटर बोले, दोनों सेम है। यहीं से मैं डायमेंशन निकाल देता हूँ, है ना सर? यहीं से मैं आपके लिए डायमेंशन, न्यूटन, न्यूटन की डायमेंशन m1 L1 T-2 और कूलाम की अपन ने क्या निकाल रखी आवेश की, A1 T1। तो विमा क्या निकल जाएगी साहब, m1 L1 T-3 A-1, ये सब विमा निकाल दी, है ना? क्लियर? तो अजीब छोटी छोटी याद निकल रही है, निकाल देते, क्लियर है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है। ये पांचवी बात होगी। अब छठी बात, छठी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कूलाम के नियम का इस्तेमाल करके केवल किसके मध्य बल बता सकते हो? केवल बिंदु आवेश के मध्य बल बता सकते हो। क्या कूलाम के नियम के द्वारा आप आवेशित परतों के मध्य बल बता सकते हो? नहीं। क्या आप आवेशित तारों के मध्य बल बता सकते हो? नहीं। कूलाम का नियम केवल किसके लिए लागू है? बिंदु आवेश के लिए। तो अब विद्युत बल तो उन्हों के कारण भी जानना है, आवेशित परत के कारण भी विद्युत बल पता करना है, आवेशित तार के कारण भी विद्युत बल पता करना है, आवेशित पट्टिका के कारण भी विद्युत बल का पता करना है। तो ऐसे बहुत सारे आवेशित निकाय हैं। ये जितने भी आवेशित या चार्ज सिस्टम हैं, इनके कारण बल किससे निकालें भाई? पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के कारण बल तो आप किससे निकाल लोगे? कूलाम के नियम से। बाकी और ये सिस्टम जो हैं, इनके कारण आप बल की गणना किससे करोगे? तो अब ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में आवेश Q पर लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में आवेश स्मॉल q, Q0 का ठेका नहीं है, आवेश स्मॉल q पर लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F/Q है ना? Q0 का ठेका नहीं, मैंने आपसे पहले कह दिया। इसलिए विद्युत बल F बराबर क्या हुआ? QE, है ना? क्लियर? तो कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के मध्य बल को बताता है। और ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, ये हर निकाय, जितने भी सिस्टम हैं, परत, पट्टिका, गोला, तार, ये सब आवेश, इन सब के कारण, स्वयं बिंदु आवेश भी ले लो, इन सब के कारण बल का फॉर्मूला कौन है? ये। तो बताओ, कूलाम का नियम जो बल प्रदान करता है वो ज्यादा महत्व रखता है या ये ज्यादा महत्व रखता है? स्वाभाविक है ये, क्योंकि कूलाम का नियम तो केवल बिंदु आवेशों के मध्य ही बल बताएगा और ये आपको सभी आवेशों के कारण बल बताता है ना। तो सब ये ध्यान रखना कि कूलाम के नियम में जो अपन ने बिंदु आवेशों के मध्य बल निकाला वो सर्वव्यापी नहीं है, वो केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, जबकि इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। तो मेरा तो आपको सलाह ये है कि विद्युत बल के नाम पर इसे ध्यान रखें। क्लियर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सबके कारण अलग अलग हैं, वो अभी कैलकुलेशन करेंगे जब बताएंगे, अभी तो डेफिनेशन बताएंगे, कैलकुलेशन नहीं किए, कैलकुलेशन अलग चीज है ना, वो अभी बताऊंगा, है ना। तो सब विद्युत बल, अब मैं जब भी आपसे विद्युत बल पूछूं क्या बताएंगे? F बराबर QE,
लेकिन बिंदु आवेश के लिए आपका एक ऑप्शन और है, कूलाम करने, केवल किसके लिए? बिंदु आवेश। बाकी इन जनरल तो विद्युत बल आप क्या बोलेंगे? F बराबर Q। लास्ट छोटी सी बात है, ऐसी कोई खास बात नहीं। आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न है, तो ऐसे क्षेत्र को असमान क्षेत्र कहते हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है, ए पर तीव्रता अलग, बी पर तीव्रता अलग, सी पर तीव्रता अलग, डी पर तीव्रता अलग, तो इसको कहते हैं अपन असमान विद्युत क्षेत्र। अब मान लो यदि सभी बिंदुओं पर ए बी सी डी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी होती, समान होती, तो उसे क्या कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। सिंपल सी बात है ना। तो सर अगर क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तीव्रता भिन्न भिन्न है, तो ऐसे क्षेत्र को असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, तो ऐसे क्षेत्र को समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समान विद्युत क्षेत्र की बहुत सीमित टेक्नोलॉजी है, बहुत सीमित टेक्निक में एक टेक्निक ये है, बहुत सीमित। समान विद्युत क्षेत्र सीमित तरीकों से ही उत्पन्न होता है। तो इस सीमित तरीके में मैंने एक धातु की दो प्लेटें बता दी, इनको समान रूप से आवेशित कर दीजिए, लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश दे दीजिए। ये जैसे विपरीत प्रकृति का आवेश दे दिए, स्वाभाविक है उतना ही धन इस पर, उतना ही ऋण इस पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, तो इन सब के इनके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। ये विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। तो सब एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समांतर समान आकार की प्लेटों को समान मान का विपरीत आवेश प्रदान कर देते हैं, तो प्लेटों के मध्य उत्पन्न क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि प्लेटों के मध्य विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र का मान होता है E बराबर V/D, है ना। तो ये आपके काम आएगा आगे। V तो भी मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो V पढ़ाऊंगा तो समझाने की जरूरत नहीं रहेगी आपसे। तो ये थी बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बेसिक नॉलेज। अब आपके दिमाग में स्वाभाविक रूप से एक क्वेश्चन आएगा कि हमें इतनी नॉलेज क्यों दी। तो सब अब आप ध्यान से समझें, अब अपना चैप्टर शुरू होता है एक तरह से यहाँ, है ना। अब क्या है कि मैं आपके सामने डिफरेंट चार्ज सिस्टम, यानी भिन्न भिन्न आवेशित निकाय लाता रहूंगा, क्लियर। और उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाती रहेगी। तो मेरा काम अब इतना सा रह गया, मैं सिस्टम लाऊंगा, मतलब निकाय लाऊंगा, उसका परिचय दूंगा, उसकी विशेषताएं बताऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा, और ले देकर फिर क्या करूंगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करूंगा। अब मेरा काम बस इतना सा ही है कि मैं बार बार आपके सामने डिफरेंट सिस्टम लाऊं, उनको इंट्रोड्यूस करूं, उनका परिचय दूं, परिचय देकर फिर मैं उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करके दिखाऊं, है ना। ये गणना अब अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन था जो आपके सामने था, इसमें तो कोई ज्यादा खास बात नहीं थी। अब मैं जैसे मान लीजिए कोई भी अपन कैलकुलेशन पकड़ते, जैसे पहले सबसे इजी पकड़े, ये मैंने आपको सारा डिटेल में तो समझा ही दिया, है ना। तो कैलकुलेशन में हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ, है ना। मैं क्या करने जाऊंगा तो वो आप पहले एक बार जानकारी में ले लें, है ना। ठीक है। अपने पास आवेशित सिस्टम बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं जो आवेशित हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु आवेश है ना, क्लियर। अपने पास
द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, आवेशित परत है, पट्टिका प्लेट है ना, आवेशित तार है, आवेशित गोले हैं। पहली बात तो आप ये देखो, ये सब क्या है? आवेशित है, डेफिनेटली है ना। आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है ना। अब सिस्टम कितने सारे हैं? 1 2 3 4 5 6 और भी होंगे, बहुत सारे होंगे है ना। अब ये सिस्टम पहले तो आपके सामने इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, मतलब आपको मैं 1 बाय 1 बताऊंगा ये क्या है, इससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो मेरा एक काम तो चलेगा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, क्लियर, और दूसरा काम मेरा चलेगा विद्युत क्षेत्र की गणना करना, जिसका मैंने बेसिक बता दिया। अब आप बस 1 मिनट का और मैं बोल दूं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इसके मूल में जाइए, या आपको शायद कोई बता नहीं सकता या बताता नहीं है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो ऐसा करने के पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि आपको सिलेबस ये बताना चाहता है कि आवेश सब कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ है वो सिस्टम है, आवेशित निकाय है, और इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। जब उसके मान भिन्न भिन्न आएंगे तो आपको सिलेबस ये विश्वास दिला देगा कि देखो सब आवेशित थे, लेकिन सबका प्रभाव एक जैसा नहीं होता है। तो आवेशित निकाय में जो डिफरेंसेस हैं, जैसे इसमें 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 डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस को दर्शाने के लिए, बताने के लिए सिलेबस ने किसको चूज किया है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के द्वारा ये सिलेबस आपको सिस्टम के डिफरेंस को क्लियर करेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।